बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 3 मई है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ताकत के ईवानों में हलचल, अहम शख्सियत का कब्जा। ये अहम शख्सियत कौन है और इसने कहाँ कब्जा किया, ये आपको तफसील से बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और मुल्क में बदतरीन महंगाई और मरीम नवाज की एक स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और उन्होंने महंगाई के हवाले से क्या बयानियाँ घड़ने की कोशिश की। लेकिन पिछले 5 सालों में फिगर्स हमें क्या बताते हैं, पाकिस्तान में कितने लोगों को नौकरी से महरूम किया गया, पाकिस्तान में कितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई, पाकिस्तान में कितनी इंटरनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान को छोड़ा, ये तमाम सवालात आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुहेल अफरीदी की 2 दिन की डेडलाइन, ये डेडलाइन किसको दी गई और क्या तकाजा किया गया, मुतालबा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अचकज़ई साहब क्यों खामोश थे, आज उन्होंने इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दिया। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, आपको ये खबर दें कि आज इमरान खान को पूरे 1001 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर और हिकमत अमली का इंतज़ार था। ये हिकमत अमली तो नहीं आई, लेकिन एक डेडलाइन आ गई है और ये बाकायदा तौर पे वार्निंग जारी की गई है सुहेल अफरीदी की तरफ से वफाकी हुकूमत को। ये वार्निंग क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज एक स्टेटमेंट जारी की और वो क्या कहते हैं। महमूद साहब ये कहते हैं कि कुछ अरसे से जो खामोशी थी वो इरादतन थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में जंग चल रही थी और इसमें पाकिस्तान का रोल था, तो हमने पाकिस्तान की खातिर उन्हें वक्त दिया। ऐसे हालात में अफवाहें फैल गई कि हमारे दरमियान नाराज़गी है, तो ऐसा कुछ नहीं। इमरान खान की पार्टी हमारी पार्टी, इमरान खान की बहनें हमारी बहनें। देखें, ये पिछले कोई 1.5 महीने में और ख़ास तौर पे ईद से पहले रमज़ान शुरू अभी नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ये पैगाम पहुंचाया गया था कि आप कोई लाएमल दें और ईद के बाद ये लाएमल होना चाहिए। लेकिन अचकज़ई साहब ने आज इसकी तफसील के साथ जो रीज़निंग थी वो बयान की कि हम क्यों खामोश थे। देखिए, जब आप इस किस्म की खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर आपको जिन लोगों से बात हो रही है उनसे कुछ मांगना भी चाहिए। बहुत ही अच्छा होता कि अचकज़ई साहब इस टाइमिंग को इस्तेमाल करते और दबाव बढ़ाते कि ठीक है हम खामोश हो जाते हैं, बल्कि आप कहेंगे तो हम बाद में भी एहतजाज नहीं करेंगे। सिर्फ एक हमारी डिमांड ये है कि बहनों से आप मुलाकात करवा दें और वो कोई सियासी बात नहीं करेंगी, उनकी तसल्ली हो जाएगी और कम से कम इमरान खान को उनकी मर्जी का इलाज दे दिया जाए। आप कहेंगे हम 6 महीने खामोशी इख्तियार करेंगे, लेकिन किसी ने ये मामला नहीं उठाया। कोई नहीं जाकर कहता खान साहब के मामले में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, जिनसे अचकज़ई साहब की बात हो रही थी कि हम खामोश रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अचकज़ई साहब खामोश खुद ब खुद ही हो गए हों, इनके पास कोई पैगाम भेजा गया होगा कि अचकज़ई साहब हालात अभी ऐसे नहीं है कि हम सालिसी का काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की चढ़ाई की जाए। और ये पाकिस्तान से प्यार करने वाली जमात है तहरीक इंसाफ, ये कोई दुश्मन जमात नहीं है, ये कोई भारत की जमात नहीं है कि पाकिस्तान के इस मामले में जहाँ पे हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे कि कोई आपका साथ ना देता। पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, DGISPR ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने शुक्रिया अदा किया। और क्यों शुक्रिया अदा किया कि किसी ने इस जंग को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सब लोगों ने जिसकी जो कैपेसिटी थी उसने अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया और जिसको जहां मौका मिला उसने दुश्मन को ललकारा। खैर, हमारा तो प्लेटफॉर्म जी पूरा इस वक्त भारत के अंदर बैन है और बाकायदा नाम लेकर बैन किया गया, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चली और फिर दिल्ली पुलिस ने हमें बाकायदा एक प्रेम पत्र भी लिखा जिसमें हमारे खिलाफ वहाँ पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खैर, हर शख्स ने कुर्बानी दी, लेकिन जब आपकी जमहूरियत की बात आती है इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब घर को बचाने की बात आएगी सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कुछ मांगे तो सही, यही सवाल अलीमा खान इनसे बार बार कर रही थी कि आपने सब कुछ उनको दे दिया, सब सवालात जो उनकी तरफ से आपके सामने रखे गए, आपने उनको जवाब जो उन्हें चाहिए था वो उनकी मर्जी का जवाब भी उनको मिल गया। लेकिन कम से कम इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ तो उनसे मांग लिया जाता, बहनों की मुलाकात मांग ली जाती। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिनाई कर दी गई और किसी किस्म का कोई आपको
यहाँ पे ब्रेक थ्रू जो है वो नज़र नहीं आता। तो अचकज़ई साहब आप देखते हैं कि 2 दिन आपको हुए मुसलसल आप बोल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हैं, और इमरान खान ने आपको इस कुर्सी पे इसलिए बिठाया था ताकि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मुसलसल एक पैगाम जाए, ऑपोजिशन की जाए। और ऑपोजिशन खामोशी का नाम नहीं है बल्कि बोलने का नाम है, हर चीज़ पे बोलने का नाम है। और अचकज़ई साहब ऑपोजिशन लीडर जब नहीं बने थे तो उस वक्त बहुत बोलते थे, डाला के बाहर भी जाते रहे, बहनों के साथ खड़े भी होते रहे। इन्होंने लाहौर में एक लॉन्ग मार्च भी किया, अगर आप देखें पिंडी से चले थे, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह ये कुर्सी पर बैठे मुकम्मल तौर पे खामोशी जो है वो नज़र आती है। तो अचकज़ई साहब आप बोलते रहिएगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बोलेगा। और दोस्तों आपको ये खबर दें कि आज सोहेल अफरीदी का एक बयान कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ था, जिसमें उन्होंने 2 दिन की डेडलाइन दी है। मेरा ख्याल है कि आज पहला दिन है, या आई डोंट नो कि ये वर्किंग डेज़ को डेडलाइन में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग डेज़ का मतलब ये है कि छुट्टी वाले दिन ये डेडलाइन इसका इतलाक़ नहीं होगा, बल्कि मंडे एंड देन ट्यूसडे से इसका इतलाक़ होगा। लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये डेडलाइन थी क्या? ये हिस्सा मांग रहे हैं जी वफाक से, और फिर गैस की जो एक बंदिश का मामला है, और उसके ऊपर भी KPK ने अपना एक प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया, और 2 दिन का एक अल्टीमेटम जो है वो दिया गया, डेडलाइन दे दी गई है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, और लोग सवाल कर रहे थे कि 2 दिन के बाद ये कहेंगे कि हम 4 दिन मज़ीद इंतज़ार करेंगे, और 4 दिन के बाद 4 हफ्ते, 4 हफ्तों के बाद 4 महीने, और फिर 4 साल तक जो है बात चली जाएगी, और फिर इनकी हुकूमत का वक्त पूरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस किस्म के बयानात इससे पहले भी हमने देखे, और इन बयानात के ऊपर जब अमल नहीं किया जाता, डेडलाइन गुजर जाती है, तो लोग फिर आपको सीरियस नहीं लेते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। अली मीन गंडापुर को तकरीबन कोई 1.5-2 साल लगे उस मकाम तक पहुँचते पहुँचते जहाँ पर तनकीद थी, जहाँ पर लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, और अल्टीमेटली उनको तब्दील कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेजेंट क़यादत है KPK की, और जो हुकूमत है, वहाँ पर इन्हें ये मकाम कुछ महीनों में मिल गया, चूँकि एक अली मीन गंडापुर के हटाने के बाद सोहेल अफरीदी को लाया गया, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत ज़्यादा अभी भी हैं, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है, आप तमाम दोस्तों की वो होगी कि शायद कोई ये तारीख दें और यकीनन उसके बाद कोई कार्रवाई होगी और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं जी कि हमारे अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मिलाकर, तमाम जो सियासी धड़े हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वर्कर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, वकीलों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, किसानों के साथ मिलकर हम इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च शुरू कर देंगे। अब ये बातें ना, अब ऐसा लगता है कि शायद ये कोई मजाक किया जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर रिएक्शन देखें, मैं आपको ना सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, और ये पॉपुलर ओपिनियन है, ये कोई किसी फ़र्द का घर में बैठकर या किसी स्टूडियो में बैठकर बनाया हुआ ओपिनियन नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम है। इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होंगे, लेकिन 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि अगर 70 के करीब लोगों ने कमेंट्स किए, किसी एक ने भी इनके साथ खड़े होकर इजहार यकजहती नहीं किया। अब लोगों ने लिखा जी कि मैं नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं होगी, आप जाकर इसे खुद भी चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ये पैगाम लोगों के मौजूद हैं, और बल्कि आप अपनी राय का इजहार करें कि आप इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं, और तोलें ज़रा इस स्टेटमेंट को, और फिर इस पर तफसील से हम अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे, आपके कमेंट्स को कोट करेंगे। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं वो ऐसे बयान देते अच्छे नहीं लगते। इसकी क्या औकात है, जो कुछ भी नहीं करेगा 2 दिन के बाद 4 दिन का टाइम देगा, इसकी कुल हैसियत अब यही रह गई है। लोगों ने अब इस किस्म की राय जो है वो कायम कर ली है। सोहेल अफरीदी में कर्सेस भी अपॉन यू, अब इसमें बुरी बातें भी लिखी गई हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैं जल्दी में ये पढ़ जाऊँ, तो मैं तमाम दोस्तों से, ऑब्वियसली सोहेल को आप तमाम लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन पॉपुलर ओपिनियन इस वक्त क्या कह रहा है? कोई नहीं, 2 दिन खुद कह देगा कि ईद के बाद देखेंगे। दैट्स हाउ द पीपल आर ट्रीटिंग हिम। फिर और ये बहुत बढ़के मारते थे, दफ़ा करो यार, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी दी जंग लड़ना डी चौक पर आपने थी, लेकिन क्या हुआ उस जंग का? डी चौक पे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकेंगे। पहले आपने क्या कर लिया, जो आप बहुत कुछ कर लेंगे। और फिर लोगों ने गालियाँ निकाली हैं। मैं वो यहाँ पे पढ़ नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम इनके बारे में कह रही है। देखें, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट से सोशल मीडिया टक्कर ले सकता है ना, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक राय कायम कर सकता है, तो यकीनन
मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर बहुत आसान होगा, और आसान हदफ है ना। पीटीआई के अंदर अगर कोई काम नहीं करता, कोई इमरान खान के लिए तहरीक और ऐलान नहीं करता, तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तो छोड़ना नहीं है, बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी खुश हो रहे होंगे, हुकूमत भी खुश हो रही होगी, यार आपस से लड़ाई जा रहे हैं। तो ये सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है। अब लेट्स सी कि 2 दिन के बाद क्या होता है, फिर 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल क्या होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर कॉल देनी चाहिए, हिकमत अमली। आज मैं खुर्रम ज़ीशान की गुफ्तगू सुन रहा था। एक तो जी जो अहमद नियाज़ी हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि एक प्रोपेगेंडा पिछली स्पेस के हवाले से किया गया, जिसमें बताया जाता है कि अहमद नियाज़ी साहब के बारे में, कि इनके बारे में अलीमा खान, गालिबन उस्मा खान ने और या फिर नूरी नियाज़ी साहबा ने ये कहा कि इन तहरीकों को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि जो तहरीक आप KPK में जल्द से जुलूस से करते हैं, मोबिलाइजेशन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो कुछ भी करना है वो इस्लामाबाद में करें, वो पिंडी में करें, वो पंजाब में करें, और फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मजबूत जमात है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, और दोस्तों बताया जाता है, ये जो एक तो पहले आप ये सुन लें कि जहाँ तक का ताल्लुक़ है अहमद नियाज़ी का, उनके बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि अहमद नियाज़ी हमारा भतीजा है और जो कुछ कर रहा है इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। अब अहमद नियाज़ी साहब का जी एक पैगाम भी आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर मज़ीद कुछ बातें भी जो दीगर प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। अहमद नियाज़ी का नया पैगाम: मैं 4 मई को दोपहर 3 बजे पेशावर जमरूद में एक जरगा मुनक़िद कर रहा हूँ, जिसमें तमाम कारकुनान को दावत दी जाती है। इस जरगे में 8 मई के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे, लिहाजा तमाम कारकुनान की शिरकत ज़रूरी है। खुर्रम ज़ीशान ने एक बात कही थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब वक्त आ गए कि नए लोगों को आगे लाया जाए और हर ज़िले में नुमाइंदगी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मोबिलाइज़ किया जाए। देखें, क़यादत की बड़ी ज़रूरत है। ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी का चेयरमैन हो, चाहे वो कायम मकाम चेयरमैन हो, और उसके इशारों पर या उसकी बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बाहर ना निकले। देखें, है ना सोचने की बात। तो अभी तक जो रोल था अचक ज़ई साहब का और फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का या फिर बैरिस्टर गौहर का, वो डिफ़ाइन ही नहीं हो सका, बल्कि ये कुछ करना नहीं चाहते। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक है, तो लोग तो अब चौराहों में खड़ा करके इनसे सवाल करते हैं कि कीता की है और तुम हो कौन। तो इनको बताना पड़ता है कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक क़यादत की बात अब हो रही है, और जब तक इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, नई क़यादत नहीं आती, ये मसाइल रहेंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे की एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है, पार्टी चेयरमैन को कोई मानने को तैयार नहीं है, धड़े हैं, ग्रुप्स का आपको एक सामना करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ में। तो ये सबसे बड़ी एक वजह बन जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी जो नहीं मिल रही। और दोस्तों, ये जो लीडरशिप की बात है ना, लीडरशिप क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, इसको ज़रा गौर से देखें। ये जब खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और फिर जो जुमान पाक वाला घर है वहाँ पर धावा बोला गया, तो उसके बाद इमरान खान जब घर आए तो बहनें उनसे किस तरह से प्यार कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये सीन्स आपके सामने हैं और जज्बाती सीन्स है, पूरी फैमिली आपको नज़र आएगी। इनमें से जितने भी लोग इस वक्त हैं खान साहब के लेफ़्ट राइट जो आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ सज़ाएँ काट रहे हैं, कुछ के ख़िलाफ़ मुकदमात बना दिए गए, कुछ भागने पर मजबूर हो गए, और एक पूरी आपको जो कोशिश है इस ख़ानदान की नज़र आती है। तमाम ख़ानदान के लोगों के ऊपर इस वक्त बुरा वक्त है, लेकिन ये वक्त जो है वो टल जाएगा। खान साहब की आज़ादी, खान साहब की रिहाई पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन यहाँ पर लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। देखिए, ये जो 1.5-2 बरस हो गए, मैंडेट जो आपके पास था, आपने कुछ नहीं किया, तो आपने कहा कि चलो बयानात की हद तक हम महंगाई के लिहाज से लड़ते हैं और लोगों को कहेंगे कि यार देखो हम तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये अचकज़ई एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी आपको जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर इनके ऊपर बिल्टअप हुआ और एक जो वर्कर है वो नाराज़ है। सोशल मीडिया पे लोग खुलकर इनके हवाले से बात करते हैं, गम गुस्सा पाया जाता है। तो ये मनाज़िर बहुत जल्दी पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलेंगे, और ये वो कोशिश है, ये है लीडरशिप, ये है क़यादत जिसके लिए कौम मर मिटने के लिए तैयार है। तो लीडरशिप खान साहब के बाद नंबर 2 पार्टी के अंदर कौन है? जहाँ तक सोहेल अफरीदी का ताल्लुक है, डेडलाइंस उन्होंने एक और दे दी है, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन जब तक तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन नहीं होते, क़यादत एक ऐसी नहीं आती इमरान खान के बाद नंबर 2 जिसके ऊपर पूरी पार्टी भरोसा करे, आपको इमरान खान की रिहाई के लिए कई बरस चाहिए होंगे, क्योंकि इस जमात के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए
कोई लाएमल दे सके। रिहाई करवाना तो जी बहुत दूर की बात है, मुज़ाकरात के ज़रिए, मज़ाहमत के ज़रिए इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बयानात हैं। और आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन जो वो देख लिया। और दोस्तों, महंगाई के हवाले से मरीम नवाज की एक स्टेटमेंट पहले ये सुने। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाए, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है। माशाल्लाह, मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं, देखिए इनका कसूर नहीं है। इन्होंने सारी उम्र अपने इर्द गिर्द इसी किस्म के दरबार देखे जहाँ पर मियाँ साहब की तारीफ़ें हैं, मियाँ साहब बैठे हुए हैं और उनकी हर बात के ऊपर लोग जो है वो मुस्कुराएंगे भी और उनको अहमियत दी जाएगी। और ये नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ऐसे किया, लंदन के अंदर भी यही करते रहे। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि हमने इन 4-5 सालों में इनका किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, अखबार, या चलें छोड़े इस बात को कि छोटे से किसी इंटरनेशनल जरीदे के अंदर भी इनका नाम नहीं हमने देखा। हाँ, पनामा में ज़रूर आया जो केसेस हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी को बुला के ये भी नहीं कहा कि यार मेरा भी इंटरव्यू कर लो, मैं भी पाकिस्तान का 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, बड़ा आपको इसके ऊपर नाज है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मरीम नवाज के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने तारीफ़ों के ज़रिए, अपनी मेहनत से नहीं, तारीफ़ों के ज़रिए वो मकाम हासिल किया। और अब सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आती हैं। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही अगर कहा जाए कि स्याह दौर का एक आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, चूँकि ये स्याह दौर ही है ना, और क्या है, जहाँ पर लोगों को ये नहीं पता कि महंगाई की सिचुएशन क्या है। ये क्या करते हैं जी, आंकड़े मिलाकर ना आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। और वो डार साहब ने भी सारी उम्र यही किया कि देखें जी ग्रोथ कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं आपको ना कुछ चीज़ें आपके सामने हम ज़रा मिलकर काउंट करेंगे, और आप तमाम दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और कोशिश करें कि जब आप वीडियो को देखें तो उसे लाइक करें, ताकि लोगों तक ये हक़ाइक़ पहुंच सकें। ये सिर्फ किसी वीडियो को पसंद करने का मतलब नहीं है, बल्कि इन हक़ाइक़ को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि इसको एक रीच मिल सके इन तमाम हक़ाइक़ को। दोस्तों, एक डेटा हमने कलेक्ट किया आप तमाम दोस्तों के लिए मरीम नवाज़ की इस स्टेटमेंट के बाद। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन एक्सप्लोजन है, अगर आप इसको उठाकर देखें, 2021 में 9.5 था जी, ये सुनते जाएं, ठीक है। और 2023 में पीक पे पहुंच जाता है 30.8 पे, और फिर मंथली जो पीक है वो 37.97 मई 2023 की मैं आपके साथ फिगर शेयर कर रहा हूँ। इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी, लेकिन मरीम कहती हैं कि जनाब ये तो सब कुछ स्टेबल है, नीचे आ रहा है। अगर आप डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को देखें तो तकरीबन 2023-24 में, यानी ये 280 से 300 तक आ गया, अभी भी रेट ऊपर जा रहा है। और 2021 में 160 रुपये के ऊपर था। तो तरक्की कहाँ है, शायद इन लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि इनके घर के जो दरवाजे हैं, जो इनके घर की, इनके ड्राइंग रूम्स की जो खिड़कियाँ हैं, जिन लॉन्स में खुलती हैं, वहाँ पे हरियाली है। इस्लामाबाद में जहाँ पे लोग सब बैठते हैं, इनके सामने मरगला की पहाड़ियाँ हैं। और जब कोई इनको आके कहता है ना कि सर मैडम हालात मुल्क के ख़राब हो गए हैं और हर तरफ जो है वो गुर्बत है, तो ये अपने कमरे की, अपने ऑफिस की खिड़कियाँ खोल के मरगला को देखते हैं और कहते हैं कि यार कहाँ है बदहाली, हमारे सामने तो हरियाली है, खुशहाली है, आप किस बदहाली की बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस, ये भी ज़रा गौर करें। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल स्टॉक, द बिल्स बिकम्स अनपेएबल। पाकिस्तान में घरों का किराया इतना नहीं जितना बिल आ रहे हैं, ऐसा ही है। और ये इस हुकूमत का तोहफा है, क्योंकि सर्कुलर डेट, IPPs और न जाने क्या कुछ पाकिस्तान को तोहफे में मिला। फिर आगे आते जी पॉवर्टी सर्च। अच्छा, गुर्बत पाकिस्तान में इजाफा कितना हुआ, 45%। कुछ दिन पहले इन्हीं की एक महकमे की इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख अफराद रोज़ाना भूखे सोते हैं। और ये कह रहे हैं जी कि गुर्बत जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को आई। ये खैर इनके फिगर्स हैं। फिर इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, जो फिगर्स हैं जी। और इन फिगर्स के मुताबिक इन्वेस्टर एग्जिट पाकिस्तान, और FDI 2.6 बिलियन 2021 में इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 और 24 में ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, FDI जिसे आप कहते हैं, वो 1.3 और 1.5, यानी 50% ड्रॉप आया। लेकिन मरीम कहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है।
कंपनीज एग्जिट हुआ जी, स्केल डाउन कितना है जी? शेल पाकिस्तान एग्जिट 2023, टोटल एनर्जीज रिटेल रिस्ट्रक्चरिंग जो है एग्जिट, यूनिलीवर कॉस्ट कट्स, डिमांड स्लो डाउन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल रिड्यूस वॉल्यूम्स, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। 80 से 90 कंपनीज ऐसी हैं, बल्कि अगर आप छोटी मोटी कंपनीज जो उनको भी आप शामिल करें तो 300 से ज़ायद कंपनीज हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। लेकिन हमें बताया जाता है कि जनाब पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है। डेट क्राइसिस, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल डेट है वो 62 से 65 ट्रिलियन, अब मुझे नहीं पता इसमें सिफर कितने होते हैं, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें इजाफा भी हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले बताया हुआ था कि रोज़ाना उन्हें कितना डेट लेना पड़ रहा है, और उन्होंने सारा मलबा जो जंग के ऊपर डाल दिया कि अगर जंग ना होती तो हम तरक्की कर रहे थे। फिर इसके बाद जॉब लॉस, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 6 से 8% ऑफिशियल जो फिगर्स हैं। फिर इसके बाद टेक्सटाइल ले ऑफ्स हैं, फैक्ट्री बंद होगी तो फिर क्या होगा। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन, ये सबसे ख़तरनाक काम ये हुआ कि पाकिस्तान ओवरसीज़ जो इमिग्रेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आपको नज़र आती है। 2023 में तकरीबन 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। इंजीनियर्स चले गए, डॉक्टर्स चले गए, IT एक्सपर्ट्स चले गए। देखिए, जब एक डॉक्टर किसी अपने बच्चे को आप बनाते हैं तो आज की तारीख में पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको डॉक्टर बनाने के लिए। और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या बाकी जगहों पर जाएंगे। अब तो खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारी जो सीट्स हैं कोई अवेल ही नहीं करता। वो इसलिए नहीं की जाती कि यार डॉक्टर बन के भी तो 50-60 हज़ार की नौकरी करनी है, इससे ज़्यादा स्टार्ट नहीं मिलता। और ये मेरा चैलेंज है, कोई आज हमारे साथ बैठ कर बात कर ले। 50-60 हज़ार, वो भी आप अगर लकी हैं, आपको जॉब मिल गई, हाउस जॉब, एंड देन आफ्टर दैट तो आपका स्टार्ट जो 50 से 60 हज़ार का आपको मिल जाए। एक डॉक्टर जिसने पढ़ के अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको ख़त्म कर दिया, सब कुछ आप कुर्बान कर देते हैं ना जब आप डॉक्टर बन गए, लेकिन उससे क्या मिलता है? इन सियासतदानों की झाड़ या फिर धक्के। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो पाकिस्तान को छोड़ देंगे। तो आप अपने ज़रा फिगर्स जो हैं उसे ठीक कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात मैडम ये नहीं है। और दोस्तों, आपको एक खबर ये भी दें, और ताकत के ईवानों में इस वक्त हलचल है, और ये खबर अमेरिका से है, जहाँ पे पीट हेग्सेथ दिन ब दिन मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। मुझे तो खैर इस लफ्ज़ से ही जो है ना वो अब नफरत सी हो गई है, क्योंकि जब इंसान ताकतवर होता है ना तो वो अपने आसपास लोगों को बहुत कमज़ोर और हकीर समझता है। ताकत के साथ गुरूर आता है। और पाकिस्तान में सर यही कुछ हो रहा है ना, किसी का दिल चाहता है प्लाजे पे कब्जा कर लो, बुलडोज़ कर दो, गरीबों की बस्तियों को बुलडोज़ कर लो। अब देखें ये जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ और जो अबसार आलम ने जो बातें की हैं, मैं उन बातों को रिपीट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो क्लेम किया जा रहा है अबसार आलम की तरफ से, और इसमें कितनी हकीकत है ये अबसार आलम को पता होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मेरा मुशाहिदा है, आप तमाम दोस्त भी इससे यकीनन इत्तफाक करेंगे, देखना ये है कि अबसार आलम के ख़िलाफ़ पीका के तहत कौन सा कानून हरकत में आता है और कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाता है, और कौन सी अदालत में अबसार आलम को हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया जाएगा। यहाँ पर तो लोग जमहूरियत के हवाले से बात करते हैं ना, उठा लिया जाता है, ट्वीट क्यों की, उठा लो। और मैं वो आज पढ़ रहा था कि हत्या की इज़्ज़त पंजाब का जो कानून है वो इतना ख़तरनाक है कि ट्रिब्यूनल के अंदर आपको जब पेश किया जाएगा तो आप अपना दिफा भी नहीं कर सकते। और ये ट्रिब्यूनल के सरबराह की जवाबदीद है कि वो आपके बारे में क्या राय रखे, आपको हक दे ना दे, और आप अपना दिफा कर भी सकते हैं या नहीं, आपको बांध के मारा गया है। तो पाकिस्तान में तो ये कुछ हो रहा है। अब देखना ही होगा कि अबसार आलम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, चूँकि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो सबूत तो मांगेंगे, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान में गरीब और कमज़ोर सहाफ़ियों के लिए सिर्फ ये कानून बनाया गया जो जिनकी बातें आपको पसंद नहीं आती। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर पीट हेग्सेथ के बारे में मैं आपको ये खबर दे दूँ कि पीट हेग्सेथ की एक मजहबी जुनूनी शख्स है। इसने अपने जिस्म के ऊपर इस किस्म के टैटूज़ बनाए जिस पे काफर लिखा हुआ है, और ये बहुत पर्सोनीफाई करता है मज़हब को। एंटी इस्लाम जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फंडामेंटलिस्ट ईरान की हुकूमत को हम ख़त्म कर देंगे और ऐसी हुकूमत नहीं रहने देंगे, इस किस्म की बातें। अब पीट हेग्सेथ के बारे में बताया जाता है कि इसके जंगी इरादे और जुनून को अमरीकी मीडिया ने एक्सपोज किया। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि जंगी जहनीत के मालिक तासुब ज़दा पीट हेग्सेथ ने पेंटागन पर कंट्रोल सख्त कर लिया, और वो अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरएतमाद हैं और अपनी पोजीशन को महफूज समझते हैं। अपने ओहदे के इब्तदाई दौर में पीट हेग्सेथ मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आए। इस बात का इंकिशाफ मामले से वाकिफ अफराद ने किया। पीट हेग्सेथ पेंटागन में अपने नापसंदीदा और असूली मौक़िफ़ रखने वाले कई जनरल्स को फारिग कर चुके। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अपनी अचानक बरतरफी से कुछ दिन पहले बहरिया के सेक्रेटरी जनरल फेरन को कई शिकायत थी। वो जो सदर ट्रंप के बहुत करीबी और इंतखाबी मुहिम के बड़े मावन भी थे, कांग्रेस के अरकान से मिले और शिकायत की कि पीट हेग्सेथ और नायब वज़ीर दिफा
स्टीव फेनबर्ग पेंटागन के इख्तियारात पर कब्जा जमा रहे हैं। फेलन के मुताबिक पीट हेग्सेथ और फेनबर्ग ने आबदोजों और जहाज साजी के फैसलों पर सख्त कंट्रोल कायम कर लिया, जिससे बहरिया का इख्तियार तकरीबन ख़त्म हो गया और ये शिकायत जल्दी पीट हेग्सेथ तक पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने फेनबर्ग के साथ मिलकर फेलन को हटाने का केस तैयार किया। सदर ट्रंप ने इस फैसले से इतफाक किया और 22 अप्रैल को फेलन को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाता है। एक जरिए के मुताबिक सिर्फ 3 मिनट में इनकी बात ऊपर तक पहुंच गई और फैसला हो गया कि अब बहुत हो चुका और उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। तो इनके बारे में बताया जाता है जी कि ये इससे पहले भी बहुत ज़्यादा एक तो ख़ुद पसंदी का शिकार हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अपनी सोशल मीडिया पे इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। तो दोस्तों आवे खावा ही बिगड़ा हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं बल्कि हर उस ताकतवर की कहानी है। जब वो ताकतवर हो जाता है ना तो फिर हर चीज़ को इस्तेमाल। अब इमेजिन करें 18 जर्नलों को फारिग कर दिया और पेंटागन में यानी वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जैसा पाकिस्तान का GHQ हेडक्वार्टर है, इसी तरह पेंटागन, उसके ऊपर कब्जा किसका है? पीट हेग्सेथ का। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।